हेलो डियर स्टूडेंट्स, एवरी मंडे क्विक रिवीजन सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ मैं जूही चौधरी आपके साथ आपका कंप्लीट चैप्टर सिर्फ 20 to 30 मिनट में डिस्कस करती हूँ। तो हम करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है फिजिक्स के क्लास 12 के चैप्टर 2 से। क्या है हमारा चैप्टर? गॉस लॉ। तो आज हम गॉस लॉ के ही टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है कि गॉस लॉ है क्या। देखो, गॉस लॉ है क्या। गॉस लॉ जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो भी क्लोज लूप के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर, तो उसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ है, उसके बारे में ये हमें बताता है गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज बीन प्रोड्यूस दिस फील्ड, यानी जो चार्ज इस फील्ड को प्रोड्यूस किया है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये हमें बताता है। तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो, जब हमारा कोई क्लोज लूप या क्लोज सरफेस होता है, हम इस तरह से अगर इसको हम एक क्लोज सरफेस मान लेते हैं, तो इस क्लोज सरफेस से पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, number of total electric field line which passes through this closed loop are known as the electric flux। ठीक है, किसी भी क्लोज लूप से पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं और इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, सपोज हम मानते हैं हमारा ये कोई स्मॉल एरिया है इस सरफेस के अंदर। ठीक है, ये क्लोज लूप है, इसके अंदर हमारे कोई स्मॉल एरिया है। सपोज इसका जो एरिया है वो ds है। कितना एरिया हमारा? ds। और इससे पास होने वाली जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सपोज वो E है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एंगल थीटा क्रिएट हो रहा है। थीटा क्या है? E और ds के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और हमारा जो ये सरफेस है इसके एरिया के बीच का एंगल। ठीक है, तो फाई जो होता है, फाई होता है हमारा E डॉट ds। अगर हम इसमें स्मॉल एरिया लेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस हो जाएगा। तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि ये क्या है हमारा डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिएंगे, आपको डी एस की जगह डी ए भी लिखा हुआ मिल सकता है। ई डी एस कॉस थीटा हो जाता है हमारा फाई। अब देखो, अगर हमारा थीटा कितना है? 0 डिग्री, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है। इस तरह से हमारा सरफेस है और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरह से सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, यानी एरिया के पैरेलल जा रही है। तो उस कंडीशन में फाई कितना हो जाता है हमारा? ई डी एस हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? मैक्सिमम होंगी। वहीं अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 90 डिग्री, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के पैरेलल हो जाती हैं और ये क्या होगा? एरिया के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फाई कितना हो जाएगा हमारा? 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। यानी कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होती है तो वो मैक्सिमम लाइंस पास होती हैं, वहीं अगर पैरेलल पास होती हैं तो वो मिनिमम लाइंस पास होती हैं उस फील्ड से, और उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है सॉलिड एंगल। नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? देखो, ये हमारा टॉपिक यूज होता है जब हम कूलॉम लॉ की हेल्प से अपने ठीक है, तो सॉलिड एंगल क्या होता है? देखो, इन टॉपिक्स पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जाके, आपको वो वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ मैं आपके साथ क्विक रिवीजन कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? अगर कोई हमारे पास कोई सर्कुलर, कोई कोन, कोई शेप है हमारे पास या फिर स्फीयर, तो उसके जो सरकमफ्रांस, सपोज ये हमारे पास स्फीयर है, तो इसके सरकमफ्रांस का जो एक छोटा पार्ट, स्मॉल पार्ट, इसके सेंटर पे जो एंगल क्रिएट करेगा ना, ये वाला,
इस एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। इन अ स्फीयर द एंगल क्रिएटेड बाय द स्मॉल पार्ट ऑफ स्फीयर एट इट्स सेंटर इज नोन एज द सॉलिड एंगल। ओमेगा से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है? ओमेगा से। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करती हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ शेप अपॉन डिस्टेंस, यानी अपॉन एरिया ऑफ शेप अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि जो हमारी शेप है उसका टोटल एरिया को हम डिवाइड कर देंगे जहां से हमारा एंगल क्रिएट हो रहा है सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, उसके स्क्वायर से, यानी ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे स्पेयर की बात करती हूँ तो स्पेयर के लिए सॉलिड एंगल देखो कितना होगा, स्पेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई मल्टीप्लाई रेडियस स्क्वायर। सपोज इसकी रेडियस कितनी है r, तो ओमेगा होगा स्पेयर के लिए 4 पाई r स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक r, तो r स्क्वायर, तो इसके लिए ओमेगा कितना हो जाएगा 4 पाई। तो हमारे स्पेयर के लिए हमारी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई होती है, और इसकी जो यूनिट होती है ना वो होती है स्टेरेडियन। इसके बाद हमारा आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? देखो ये हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हमारा पूरा चैप्टर ही इस टॉपिक पे बेस्ड है, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना किसी भी क्लोज लूप से पास होने वाला, कंडीशन क्या है हमारा क्लोज लूप होना चाहिए, ओपन लूप नहीं होना चाहिए, क्लोज लूप। तो किसी भी क्लोज लूप से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस लूप पर प्रेजेंट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उस सरफेस से, उस क्लोज सरफेस से उतना ही ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, यानी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अगर हमारा चार्ज क्यू है, देखो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं कांस्टेंट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? फ्री स्पेस परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की? 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो क्या बताता है हमारा गॉस लॉ कि किसी भी क्लोज लूप से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस लूप पर प्रेजेंट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा उस पर चार्ज होगा उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो तरह की होती है, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? इसमें अंदर की साइड आती है और पॉजिटिव से आउटवर्ड जाती है। तो देखो ध्यान से सुनना कि अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, देखो किसी भी पास क्लोज लूप से पास होने वाली आउटवर्ड जाने वाली लाइन हमें क्या दिखाती है कि उस लूप के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। वहीं अगर हमारी लाइन लूप के अंदर आ रही है सरफेस के, तो यानी कि हमारे लूप के अंदर कैसा, सरफेस पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भी बताती है, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है? देखो गॉस लॉ के हाल से हम किसी स्पेयर का भी मेनली वहां पे यूज किया जाता है जहाँ पे हमारी बहुत वाइड ऑब्जेक्ट होती है, बहुत लार्ज साइज की ऑब्जेक्ट होती है, हम मेनली गॉस लॉ को वहां यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इस गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक गॉसियन सरफेस होना चाहिए। वो सरफेस जिस सरफेस पे हमारा गॉस लॉ अप्लाई होता है, यानी जिस सरफेस के लिए फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखो अब हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। देखो हमने क्या बताया था, गॉस लॉ कब अप्लाई होता है? जब हमारा जो चार्ज कैरिंग होता है, यानी जो हमारा सरफेस है, हमारा कंडक्टर है, वो काफी लार्ज साइज में होता है कि हम उसका कैलकुलेट ही ना कर पाए उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस कंडीशन में हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ अप्लाई करते वक्त हम क्या करते हैं? हम उसी जो हमारा कंडक्टर है जिस शेप में, उसी शेप के अकॉर्डिंग हम अपने गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं, और उस गॉसियन सरफेस की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसको इंटीग्रेट करके हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि हमने निकाला था ना, फाई इज इक्वल टू ई डी एस होता है, ई डॉट डी एस होता है इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम उस पूरे कंडक्टर की वजह से हमारा गॉसियन क्या निकाल लेते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी ई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं,
ठीक है, देखो सबसे पहले हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसकी वजह से, नंबर 1 आ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर। देखो जब हमारा कोई स्पेयर यूनिफॉर्मली चार्ज होता है काफी लार्ज साइज में, तो हम उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दो कंडीशन में हो सकता है। देखो या तो ऐसा हो सकता है कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो स्पेयर के कहीं पे भी आउटसाइड हो सकता है, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि हमारे स्पेयर के अंदर ही है वो पॉइंट जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या होता है जब हमारा स्पेयर क्रिएट होता है, तो सपोज हम मानते हैं इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेयर है तो एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस हम क्रिएट करेंगे। और गॉसियन सरफेस पे क्या होता है, गॉसियन सरफेस की क्या क्वालिटी होती है कि उसके अंदर से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा वो हर पॉइंट पर अलग, हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं गॉसियन सरफेस का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या, और देखो गॉसियन सरफेस की क्या क्वालिटी होती है कि किसी भी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो देखो सबसे पहले पॉइंट P लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस पर हमारे DA यानी कि फील्ड जो हमारा सरफेस एरिया है उसकी डायरेक्शन भी सेम है। तो इस तरह से जब हम कैलकुलेट करते हैं, देखो अगर आपको इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इसका पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे Q जो है हमारा हमारे इस स्पेयर का चार्ज है, और R क्या है, स्पेयर के सेंटर से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस। वहीं अगर हमारा पॉइंट P इनसाइड हो जाता है तो उस कंडीशन में E की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R अपॉन R क्यूब। यहाँ पे स्मॉल r क्या है, पॉइंट P और सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और R क्या है, रेडियस ऑफ दिस स्पेयर, जो हमारा स्पेयर है इसकी रेडियस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आ लीनियर चार्ज, यानी अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट, यानी अगर नंबर 2 हमारा क्या आता है, आ लीनियर चार्ज, यानी अगर हमारे पास कोई इनफिनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है तो उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से उसके पास के एक पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो देखो क्या करते हैं, ये स्ट्रेट वायर, तो सपोज इस पर हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिससे वायर की डिस्टेंस कितनी है r। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्रिएट कर लेंगे। अब देखो इसमें भी क्या होगा, गॉसियन सरफेस से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो अगर मैं इस पॉइंट की पॉइंट पी पे करूंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और हमारे सरफेस की डायरेक्शन सेम होगी, ये दोनों पैरेलल होंगे। वहीं अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ, इन फेसेस पे जाती हूँ, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, लेकिन सरफेस की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, यानी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ से हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, और तो सिर्फ यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो उस कंडीशन में यानी जो पैरेलल लाइन है सिर्फ उससे ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। R क्या है, डिस्टेंस, लैम्डा क्या है, हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी इस वायर की जो पर यूनिट लेंथ में जो हमारा चार्ज है वो हमारी लैम्डा होती है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन आर, हम इसको क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो लैम्डा होता है हमारा, अगर चार्ज क्यू है और पर यूनिट लेंथ एल है तो लैम्डा होगा हमारा क्यू अपॉन एल। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अगर हमारे पास चार्ज की कोई प्लेन शीट है तो उसकी वजह से उसके पास के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसके लिए भी वापस हम क्या करेंगे, क्योंकि लीनियर शीट आ रही है हमारी, एक तरह से लीनियर वायर की तरह तरह हो रही है, उससे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वापस पॉइंट पी है, फिर से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं। जब हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं तो ये इतना ही तो आगे की साइड होगा हमारी शीट से और इतना ही पीछे की साइड, यानी शीट के एकदम बीच से निकल के जाएगा, इस तरह से होगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखो इसके लिए यहाँ हमारी ई और डी ए की डायरेक्शन सेम होगी, पीछे से ई और डी ए की डायरेक्शन सेम होगी, बट अगर मैं इस फेज पर आ जाती हूँ तो यहाँ पे ई और डी ए क्या होंगे, परपेंडिकुलर।
तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो सिर्फ इस फेज से और इस फेज से पास होगा, इस फेज से पास नहीं होगा। तो उस कंडीशन में ई की वैल्यू कितनी आ जाती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेट करने पर आप पूरी कैलकुलेशन मेरे चैनल पर देख सकते हैं इस टॉपिक के लिए, ठीक है। देखो अगर हमारे पास मोर देन 1 प्लेट हो जाती है तो उस कंडीशन में ई की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कितनी, मोर देन 1 प्लेट होती है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं आज चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग सरफेस है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उस कंडीशन में उसकी वजह से उसके किसी नियरर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो क्या होगा, जब हमारा कोई कंडक्टर होगा तो क्या होगा, उसमें भी हमारा गॉसियन सरफेस क्रिएट होगा, पास होगा, लेकिन वो एक विद के साथ होगा। तो क्या होगा, गॉसियन सरफेस का जो पीछे वाला पार्ट है वो अंदर ही रहेगा, यानी कि पॉइंट ए तो हमारा बाहर होगा, पॉइंट बी पर होगा जो फेज ए है, लेकिन जो फेज ए डैश है ना वो हमारे कंडक्टर के अंदर आ जाएगा। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होता है, तो सिर्फ और सिर्फ इस फेज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगा। इस फेज की वजह से भी जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इस फेज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल्स टू 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी इस फेज पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे भी सिग्मा क्या है, सिग्मा होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट सरफेस पर कितना चार्ज हमारा कंडक्ट हो रहा है उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। सिग्मा को हम, अगर मैं बात करती हूँ इसके फॉर्मूले को, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक गॉस लॉ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कैपेसिटर को डिस्कस करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपको किसी भी टॉपिक की अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। यहाँ सिर्फ मैंने आपको एक क्विक रिविजन दिया है ताकि आपको एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर नेक्स्ट वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी।